जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को नए वर्ष की दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी आपके लक्ष्य हैं दोस्तों, इस नए वर्ष में आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2021 को जो आपका पेपर हुआ था उसके दोस्तों हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का सेशन दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस सेशन से। बस आप लोगों से स्टार्टिंग में ही साथियों एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप सभी लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ साथियों आप लोग अपने इस सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है दोस्तों, ये इस सिद्धांत को दर्शाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपका विकल्प 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है बालकों के वृद्धि और विकास में क्या शामिल होता है? तो याद रखना, जो भी साथियों बालक में वृद्धि होगी और विकास होता है दोस्तों, तो ये इसमें आपका साथियों दोनों यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों साथियों परिवर्तन शामिल होते हैं बालक की वृद्धि और विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों याद रखना, बालक का लालन पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं दोस्तों? तो बच्चों की जो प्राथमिक संस्थाएं हो जाएंगी बच्चों के समाजीकरण की, वो दोस्तों आपकी हो जाएंगी परिवार एवं पास पड़ोस। ये दोस्तों आपके बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं कौन सी हैं साथियों? परिवार एवं पास पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी साथियों एक क्रेयोन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर साथियों? तो ये दोस्तों आपके कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण के चरण पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा होते हैं और इस समझ को कि प्रतीक वस्तुओं को स्पष्ट करते हैं लेकिन संरक्षण कौशल की कमी है? तो संज्ञानात्मक विकास के दोस्तों ये आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो दोस्तों उसमें आपकी केंद्रिता की कमी के कारण है, ये आपकी बालिका में सोच हो जाएगी इस वजह से। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो जरूर आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि बच्चा, मैं पहली के हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, अध्यापक यह कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं? बच्चा, पंजे। अध्यापक कहता है साथियों सही है, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? तो बच्चा यह वाला। तो उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर दोस्तों प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर दोस्तों स्केप फोल्डिंग पर प्रकाश डाला गया है, इस तरीके से बातचीत के जरिए अध्यापक और बच्चे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित हो जाएगा। जो भी आपके साथियों वाइगोस्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत है किससे रिलेटेड हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो बच्चे साथियों आपके स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, जरूर याद रखना। बात हो रही है साथियों रचनावादी कक्षा के बारे में, तो आप सभी लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरे के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से बुद्धि कही जाएगी।
तो उसमें साथियों देखिए जो भी दूसरों के अभिप्राय या भावनाएं उनके व्यवहार को समझता है, वहाँ पर साथियों आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी उसके पास। ठीक है साथियों, आप जरूर याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर साथियों हम लोग 12 पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? कहा गया है कि अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? तो इससे साथियों क्या चिन्हित होगा, आप सभी लोग याद रखना। इससे आपका चिन्हित ये होता है जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो यहां पर दोस्तों याद रखना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी महिला या पुरुष को की विशिष्ट विशेषताएं या भूमिकाओं को केवल उसके सामाजिक समूह में स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व के कारण समझने की मानसिकता से दोस्तों आपका इसका मतलब हो जाएगा किसका? जेंडर रूढ़िवादिता का। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित सामग्री समृद्ध परिवेश आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात सही है, आवश्यक होगी। फिर कहता है भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। जी बिल्कुल दोस्तों, ये भी बात आपकी सही है। तो इस तरीके से ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है साथियों आपकी ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? यहां पर एक सिचुएशन साथियों आपके सामने है। कहा गया है कि जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? तो उपागम जो साथियों सबसे अधिक प्रभावकारी होगा वह यह होगा कि उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपने काम को दोहराने के लिए साथियों कहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो पोर्टफोलियो की विशेषता क्या नहीं है साथियों, आप लोगों को यह बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे कहता है पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों का संकलन है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। जी बिल्कुल साथियों, ये पोर्टफोलियो की एक विशेषता हो जाएगी। तो पहला तो आपका सही है, आपसे नेगेटिव पूछा गया है। फिर कहा गया है कि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अवकल्प करके संग्रह और मूल्यांकन में भी संलग्न करते हैं। जी बिल्कुल। स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमन को समन्वित करते हैं। जी बिल्कुल साथियों, पोर्टफोलियो करता है ऐसा। फिर कहा गया पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के परिणाम को जो साथियों अधिगम का जो भी आपका परिणाम यानी रिजल्ट होता है उसको सुनिश्चित करते हैं। जी बिल्कुल साथियों, ये आपके पोर्टफोलियो का रिलेटेड जो भी विशेषता है साथियों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए साथियों? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए आपको बहुत ही ध्यान से बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि विशेष बालक के सशक्त पक्ष यानी रुचियां और आवश्यकताओं की पहचान करना। जी बिल्कुल साथियों, ये तो बात आपकी सही हो जाएगी। फिर कहता है कि वैयक्तिक जो भी उसकी वैयक्तिक भिन्नताएं हैं उनका निरादर करना। जी बिल्कुल नहीं साथियों, निरादर करना नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड आपसे कहता है कि अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। जी बिल्कुल साथियों। प्रत्येक के लिए वैयक्तिक शिक्षा की योजना बनाना। जी बिल्कुल साथियों, ये भी बात आपकी सही है। तो फर्स्ट थर्ड आपका फोर्थ किस ऑप्शन में सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश ध्वनि स्पर्श और अन्य संवेगिक जानकारियों के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक छीड़ता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों की अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना, ये किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? तो दोस्तों आपके सॉलिन और स्पेक्ट्रम ये जो भी बच्चे होंगे इनके साथ में आपके प्राथमिक लक्षण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों में आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? साथियों निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको निगेटिव जवाब देना है। तो देखते हैं कौन सी साथियों नहीं रहेगी। कहा गया कक्षा में होने वाली चर्चाएं। साथियों जैसे ही आपने देखा चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना। जी बिल्कुल साथियों, तो पॉजिटिव है।
कहा गया गतिविधियों के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। जी बिल्कुल साथियों, ये भी बात सही है। फिर क्या कहता है कि बच्चों की उपस्थिति के ठहराव को नियमित मॉनिटरिंग करना। जी बिल्कुल। कहा गया समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक, जैसे साथियों आपने देखा तो निगेटिव है, आपको निगेटिव प्रश्न पूछा गया था, निगेटिव ही जवाब देना था। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के मिलान करें। तो मिलान साथियों आप लोगों को करना है, किस तरीके से मिलान करना है इसको आप लोग समझ लीजिए। यहां पर देखिए साथियों, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो कह रहा है डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया में साथियों इसको हमको मिलान करना है। तो डिस्फेजिया का मतलब आपका जो साथियों हो जाएगा वो यह हो जाएगा कि भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और अवबोधन की योग्यताओं को प्रभावित करता हो। तो याद रखेंगे साथियों, ए को आप लोग किससे मिलाएंगे, फुट से मिला देंगे, ठीक है। फिर आपसे कहा गया डिस्प्रेक्सिया, किसके बारे में साथियों पूछा गया, डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया का साथियों मतलब ये होता है कि संतुलन, सूक्ष्म गामक नियंत्रण और गतिबोधक जो भी आपका समान्वयन है, होले समान्वयन वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई, तो ये आपका डिस्प्रेक्सिया से साथियों रिलेटेड हो जाएगा। तो आपने ए को 4 से मिलाया है और बी को आपने फर्स्ट से। आप लोग डिसकैलकुलिया के बारे में आप लोगों ने मैथ में जरूर पढ़ा होगा। तो डिसकैलकुलिया का मतलब साथियों हो जाएगा जो भी आपके वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थियों की गणितीय गणनाओं के करने की दक्षता को प्रभावित करती हो, ठीक है साथियों। अब आपका एक बचा हुआ है वो है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया का मतलब आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। डिस्ग्राफिया डी जो है ये साथियों आप लोग सेकंड से मिला देंगे। वह दिव्यांगता जो लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है, ये आपके साथियों किससे रिलेटेड हो जाएगी, डिस्ग्राफिया से। तो यहां पर आप लोग इसका जवाब फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। तो जो भी आपके अध्यापक होंगे वो दोस्तों शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, इस तरीके से साथियों जो भी अध्यापक होगा वो रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में, जो भी बच्चा कोई समस्या समाधान ढूंढना चाहता है उसको किस क्रम को अपनाना चाहिए। तो साथियों वो जो क्रम अपनाएगा बच्चा एक, तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना आना चाहिए, फिर परिकल्पना का निर्माण भी करना आना चाहिए, फिर साथियों के परिकल्पना का परीक्षण करना और फिर साथियों उसके साथ में आंकड़ों का संग्रहण। तो इस तरीके से 21 का जवाब आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह शिक्षिका जो यह मानती है कि अधिक अध्ययन करने से उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। तो दोस्तों बच्चों के प्रयत्न को उसकी सफलता का श्रेय देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। तो साथियों उसको अध्यापक को जो अपेक्षाएं रखनी चाहिए वो इस बात से रखनी चाहिए कि जेंडर और वर्ग को ध्यान में ना रखते हुए सभी विद्यार्थियों से उसको साथियों अपेक्षाएं रखनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों याद रखना, सामाजिक रचनावादी अधिगम के अनुसार आपकी जो सामाजिक रचनावादी साथियों दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि पीटर कहता है कि मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, यह क्या दर्शाता है। तो दोस्तों याद रखना यह सीखी गई निस्सहायता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूछा गया है कि के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर साथियों आपसे 26 पूछा गया, तो याद रखना जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यहाँ पर जो भी आपकी अनुभव जनित, क्या साथियों, अनुभव जनित अधिगम, कौन सा साथियों, अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग, अधिगम जनित अनुभव का प्रयोग साथियों याद रखना समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो आप लोग यहां पर ऑप्शन के माध्यम से समझ लीजिए। देखो अनुभव जनित चिंतन अधिगम का जो प्रयोग है वो समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है।
तो उन्नति होने की साथियों जो संभावना होगी वो तब होगी जब अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए, तब दोस्तों आपके अधिगम में उन्नति होने की संभावना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? तो वो दोस्तों यह होगा प्रभावशाली वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत को धुन बजा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे क्या कहता है, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखना साथियों, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि बालक ने उत्तर साथियों जो आपके आंसर अच्छी तरह से याद नहीं किए। इसका अर्थ साथियों यह हो जाएगा कि जो भी आपकी पूरी व्यवस्था है उसी को असफल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कथन और कारण का पूछा गया है। कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कि विद्यार्थी को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग और जो भी आपकी परिचर्चाएं करना। जी बिल्कुल साथियों, ये तो बात सही है। फिर कहा गया कि अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। जी बिल्कुल साथियों, तो ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने CDP के आपके 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब साथियों हम लोग जो आपके हिंदी के पेडागोजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है? तो कौन सा साथियों वर्णन करता है? चलिए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। तो ये दोस्तों वर्णन करता है आपका ये भाषाओं के अंश अनुमान लगाना योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना क्या कहा जाता है? तो कार्यविधिक योजना को साथियों शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। जरूर आप सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको आप लोग साथियों याद रखना, शास्त्रीय विधि के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल में भी नहीं किया जाता है? सॉरी, यहाँ पर साथियों याद रखना मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो आपकी जो प्रत्यक्ष विधि होती है वहां पर मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कहता है बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? तो बारीकी से पठन का उदाहरण आपका साथियों ये हो जाएगा कि अपने सेलफोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना। ये आपका साथियों बारीकी से पठन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह दोस्तों आपके बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका क्या कहता है? बताया गया कि कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो भी आपके साथियों संप्रेषणात्मक उपागम होगा इसके अंतर्गत साथियों जो भी आपकी चयनित सामग्री होगी उसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? आपके संप्रेषणात्मक उपागम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आकलन की उपकरण की समरूपता का स्तर जब इस आकलन उपकरण को उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और इससे प्राप्त परिणामों का स्तर, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे साथियों विश्वसनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपचारात्मक अध्यापन क्या है? तो उपचारात्मक अध्यापन हम लोग उसको कहते हैं जिसके द्वारा निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है आपका उपचारात्मक अध्यापन। तो याद रखना उपचारात्मक अध्यापन के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 समूह में बांटा और किसी एक रिपोर्ट को प्रतिलिपियां दी है और कहा है कि इसे पढ़कर टिप्पणी लिखें और इसका संक्षिप्त सार लिखें। वह किसे समन्वित करने का प्रयास कर रही है? तो साथियों वो बुनियादी अंतर्वैयक्तिक
प्रेषणात्मक कौशल को समन्वित करने का प्रयास कर रही है, जिसको बिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि हैं। तो त्रुटियां साथियों याद रखना, जो आपकी त्रुटियां जो भी होंगी, क्वेश्चन नंबर 146 साथियों, तो त्रुटियां जो हैं ये शिक्षार्थी के लिए है, जी बिल्कुल। अध्यापकों के लिए जी बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से सिर्फ आपका यहाँ पर केवल ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वे गतिविधियां जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है, तो वो दोस्तों आपकी शारीरिक क्रियाएं शामिल, तो शारीरिक गतिविधि साथियों कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और वह उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है, तो साथियों वहाँ पर सहारा दे रही है उसकी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है, तो साथियों उसकी कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके उसकी जो भी भाषा दक्षता है उसको विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि देह भाषा, हाव भाव और टकटकी लगाकर लगातार देखना, ये आपके किसके उदाहरण हैं, तो ये साथियों आपके मौखिक संप्रेषण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग हिंदी पेडागोजी के और सीडीपी के आपके संपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आपके साथियों ईबीएस और मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन हम आपको साथियों नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी लोग दोस्तों मेहनत जरूर करते रहिए। अगर आप सभी लोग अपने सीटेट के एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर साथियों अच्छे से तैयार कर लीजिए और साथियों आप 100% अपने एग्जाम में सफल होंगे इस बार।